और सर, चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि अगर आपके पास 200 केस हो जाता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या हम इसको भारतीय संविधान का एक लेकुना मानते हैं जिसका फायदा कोई भी प्रत्याशी उठाता है और खड़ा? सरजू राय जी, जितने लोगों को अब तक जेल भिजवाए हैं वो सारे बैकवर्ड ही हैं। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो 2-4 नाम हम लोग आज जानना चाहेंगे जिनको आपने जेल के सलाखों के पीछे भिजवाया। और भ्रष्टाचार के अंतर्गत क्या केवल बैकवर्ड ही गिरफ्त में आता है या सरजू राय जी के गिरफ्त में, या उनके नीति और नीति के माध्यम से फॉरवर्ड का भी कोई नाम एक दो उजागर करें? धनबाद को लेकर अभी जो प्रत्याशी एक तरफ से भाजपा है और दूसरे तरफ से हैं अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा देवी। अखबार में छपा हुआ किसी भी चीज़ को सरजू राय जी मानते हैं या नहीं, थोड़ा सा सर जानना चाहेंगे। कोई भी चीज़ अगर अखबार में अगर छपा है कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन की कमाई है, इसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? आपके पास सर प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जमावड़ा होता है जहां पर आप संसद में लेकर आ सकते थे। पिछला 10 सालों के अंतर्गत आपके बगल में बैठकर माननीय विधायक सदन की कार्रवाई में उपस्थित होते थे तीनों सत्र में। उस समय आपने ये 49 केस या उस समय तक जितना केस हुआ था उसको आप क्यों सदन पे नहीं रखे? अभी जो आप गोलबंदी कर रहे हैं, सीधी राजनीतिक भाषा में हम कहेंगे, अभी वोट के समय में अवसरवादिता का शिकार अगर कोई भी प्रत्याशी होता है और आप उस पर हमलावर होते हैं तो इसको हम लोग क्या समझें? क्या इसको हम सामाजिक रिश्ता का आप निर्माण करने आए या राजनीतिक? और आपने जो फेसबुक पर ये इंटरव्यू दिया उसके बाद आपको लीगल नोटिस भी इशू किया गया। आपने उसको बड़ा आसानी तरीके से बोला कि इसको मैं कचड़े के डब्बे में फेंकने के लायक समझता हूँ। तो क्या कुछ रहेगा सर 2024 का जो भाजपा का राजनीति का समीकरण वोट का बन रहा, कहीं उसमें आप हस्तक्षेप करने के लिए तो नहीं निकली है? उसमें राजनीतिक मुद्दा कहाँ से आ जाता है? फिर आप वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी सर, हम पूछेंगे सर 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 भाजपा के प्रत्याशी से आपका क्या विरोध है सर? क्या सरजू राय उस ऑडियो को पुष्टि करेंगे वो धमकी था, या उसके लिए फॉरेंसिक लैब में धमकी वाले लहजे को आप आइडेंटिफाई करवाएंगे? ये थोड़ा सा हजम से बाहर वाला बात हो रहा है। एक सदन में आपके बगल में बैठे हुए हैं वो, और पिछले लंबा समय तक आपको पता नहीं सर आपका इंटरफेयर करना उसमें क्या है? आप उस पार्टी से नहीं, उस समीकरण से नहीं के अंतर्गत आप जमशेदपुर को छोड़कर धनबाद को एक रणनीति का क्षेत्र राजनीतिक स्तर पर बना रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या होगा इस वोट समीकरण में? भैया, मुख्यमंत्री लोगों से आपका नहीं बनता है, ऐसा लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को देखते हैं तो सरजू राय जी को कुछ ना कुछ अंदर से होता है। क्या मैटर है? नमस्कार, 2024 की राजनीतिक गोलबंदी में श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं सरजू राय जी। पहले तो हम लोग उन ऐसी मुद्दों को लेकर बात करेंगे जहां राजनीतिक समीकरण को राजनीतिक अखाड़े में राजनीतिक विवाद का स्वरूप देने का कोशिश किया जा रहा है, या फिर सीधी भाषा में कहें पहले से विवादित है उसको उजागर करने का एक नया समीकरण इसी वक्त बनाया गया जिस समय वोट की राजनीति का अखाड़ा गर्म हो। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सर पहले तो स्वागत जी, बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी, आपको भी। भैया, मुख्यमंत्री लोगों से आपका नहीं बनता है, ऐसा लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को देखते हैं तो सरजू राय जी को कुछ ना कुछ अंदर से होता है। क्या मैटर है? नहीं, कई हमारे अभी जो मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उनसे तो बहुत बढ़िया संबंध था हमारा। बाद में कुछ मुद्दों को मैंने उठाया, चंपाई बाबू हैं, सभी अच्छा संबंध है। अर्जुन मुंडा जी से आज तक बढ़िया संबंध है। बाबूलाल जी से भी कोई ख़राब संबंध नहीं है। मगर जो मुख्यमंत्री चोरी भी करे और सीनाजोरी भी करे, उससे ही हम लोगों को परेशानी होती है और परेशानी झंझट में तब्दील हो जाती है। मतलब ये शुरुआत होता है कि कहीं ना कहीं जब तक विवाद नहीं है आप किसी का विरोध नहीं करते, यही नहीं होता? देखिए, मैं 2 मुद्दों पर अपने समाज जीवन में काम करता हूँ। एक तो भ्रष्टाचार का विरोध करना और दूसरा प्रदूषण का विरोध करना या पर्यावरण का संरक्षण करना। मेरी परिभाषा है भ्रष्टाचार की कि जो आदमी काम करता है, काम करते समय उससे गलतियां हो सकती हैं, मगर जब कोई व्यक्ति उसको बता देता है कि भाई आपने जो ये काम किया वो काम गलत है, ये सही नहीं है, वो उसमें सुधार कर लेता है, तो भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाती है, भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जाता है। अभी भी जो धनबाद के अंतर्गत आप जमशेदपुर को छोड़कर धनबाद को एक रणनीति का क्षेत्र राजनीतिक स्तर पर बना रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या होगा इस वोट समीकरण में? तो कई बार नियति संयोग पैदा कर देती है। मैं तो 2004 से दामोदर को स्वच्छ करने के लिए, उसके पानी को शुद्ध करने के लिए दामोदर बचाओ आंदोलन के माध्यम से काम कर रहा हूँ। तब से कितने चुनाव आए गए लोकसभा विधानसभा के, कभी हम लोग की रुचि नहीं हुई।
इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का उम्मीदवार खड़ा किया, उसके बारे में उनके ही एक कार्यकर्ता कृष्णा अग्रवाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिख दिया कि आपने जो उम्मीदवार तय किया वो सही नहीं है, उसमें ये ऐब है। अब ये लिखे हुए 4 घंटा भी नहीं बीता कि जो घोषित उम्मीदवार हैं उन्होंने फ़ोन करके कृष्णा अग्रवाल की ऐसी तैसी कर दी, धमकी दिया। और सर उसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था जिसको आप धमकी कर सकते हैं। अगर ऑडियो को पुष्टि करने की बात करेंगे तो क्या सजजुदा है उस ऑडियो को पुष्टि करेंगे वो धमकी था, या उसके लिए फॉरेंसिक लैब में धमकी वाले लहजे को आप आइडेंटिफाई करवाएंगे? जिस व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों की बातचीत है, फॉरेंसिक लैब तो यही देखेगा ना कि दोनों की बातचीत है कि नहीं है। दोनों की बातचीत का जो तेवर है, उस तेवर से ही निकलता है कि कृष्णा अग्रवाल ने इनको कहा कि अपने अध्यक्ष को कहा कि सही उम्मीदवार नहीं हैं, तो इनका फ़ोन करके उनकी ऐसी तैसी करना ही धमकी है। कोई धमकी में ऐसी भाषा का ही हमेशा इस्तेमाल नहीं। सर आपका इंटरफेयर करना उसमें क्या है? आप उस पार्टी से नहीं, उस समीकरण से नहीं। मैं कृष्णा अग्रवाल के लिए या कृष्णा अग्रवाल ने एक कार्यक्रम किया था। जब यहाँ प्रिंस खान नाम के व्यक्ति का आतंक था जो दुबई से फेस टाइम पर व्हाट्सएप कॉल पर बात करके व्यवसायियों को धमकाता था, और जो नहीं धमकी सुनता था या उसका शर्त नहीं मानता था, उसको एक आध लोगों को गोली भी मार दिया था उसने। तो धीरे धीरे कई लोगों ने महसूस कर लिया कि जब सरकार, शासन, प्रशासन कुछ करता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हैं, उनके सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ का जिला प्रशासन करता नहीं है, तो चलो भाई वो जो कहता है उसी में 19-20 करके कर दो। कृष्णा अग्रवाल ने एक आवाज़ उठाई, उसने भाजपा से इस्तीफा किया और अनशन पर बैठे कृष्णा अग्रवाल। 2 दिन अनशन का हो गया, तब मैंने सरकार से बात किया। गृह मंत्री थे और अपर मुख्य सचिव थे, उनसे मैंने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है कि एक आदमी लोगों की सुरक्षा के लिए और उसके प्रताड़ना के खिलाफ अनशन पर बैठा है और प्रशासन कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कम से कम उस अपराधी को विदेश से बुलवाने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी तो लिखिए, दबाव डालिए। उन्होंने कहा कि डालेंगे। तो मैंने कहा कि मैं कल जाता हूँ और वहाँ जितने भी लोग रहेंगे मोबाइल ऑन करके आपकी बात कराऊंगा, आपकी बात साफ साफ सुनेंगे और आपका आश्वासन होगा, उसके आधार पर वो अनशन तोड़ सकते हैं। मैं गया, 200 की भीड़ थी, सबके सामने अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं, हम भारत सरकार को लिखेंगे। उनको लिखने में थोड़ी देर हुई। दिसंबर में विधानसभा का सत्र था, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डाला। जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा, सरकार सक्रिय हुई, गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिख दिया और गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भी वो चिट्ठी भेज दिया कि भाई आदमी दुबई में बैठा है, धमकी दे रहा है, इसको बुलवाना चाहिए। तब से आज तक कुछ हुआ नहीं। तो कृष्णा अग्रवाल से मेरा वह एक संबंध बना था। अब इस बार भी कृष्णा अग्रवाल का मैंने ऑडियो सुना, तो मुझे लगा कि मुझे कृष्णा अग्रवाल को भयमुक्त करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए धनबाद जाना चाहिए। मैं यहाँ आया। मतलब सर यह मान ले केवल ये सब एक सामाजिक रिश्ता को आप निभाने के लिए आए? जो सामाजिक रिश्ता है और उसको कोई भयभीत कर रहा है, उसमें राजनीतिक मुद्दा कहाँ से आ जाता है? फिर आप वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी, सर हम पूछेंगे सर 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 भाजपा के प्रत्याशी से आपका क्या विरोध है सर? नहीं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ही उनसे ऐसे लहजे में बात किया जिससे वो भयभीत हुए। मैं आया, उनसे मिला, प्रेस को मैंने वो बात बताई कि सही नहीं है, ठीक नहीं है, भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए। अगले दिन प्रिंस खान का एक ऑडियो सामने आएगा जिसमें मुझे भी और कृष्णा अग्रवाल को, दोनों को वो धमकी दे रहे हैं। तो मैंने इस ऑडियो को चुनौती के रूप में लिया। कोई अपराधी आपको धमका दे और आप शहर छोड़ के चले जाएं कि इस शहर से मेरा क्या लेना देना है। मैंने कहा, मैंने उस चुनौती का सामना किया और कम से कम 30-40% जो शब्दावली थी कृष्णा अग्रवाल के साथ जो बात हुई थी भाजपा के घोषित उम्मीदवार की, और प्रिंस खान ने जो कहा था, उसमें 30-40% चीज़ें कॉमन थी। लगता था कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है,
बोलने वाले दो हैं। तो मेरी एंट्री वहाँ से हुई और मैंने कहा कि ये भय के वातावरण को मुक्त करना चाहिए। सभी दलों से मैंने बात किया, कांग्रेस सहित आरजेडी, जेएमएम सबसे बात किया और मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए, कैसा उम्मीदवार इधर उतारना चाहिए जो ऐसे भयभीत करने वाले व्यक्ति को संसद में न जाने दें। और आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा समर्थन कर दीजिए। सर बिल्ली कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक मुहावरा होता है। तो सर किसी को साथ इंगित तो आप कर रहे खा हैं। जाती थी चूहों को, चूहों ने तय किया कि भाई एक घंटी बांध दें कि जब बिल्ली आए तो घंटी बजे हम लोग भाग जाएंगे। तो अब कौन बांधे, कौन चूहा बांधने जाए, कोई हिम्मत नहीं करता था। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यहीं से मेरा यहाँ आगमन हुआ। मेरे मन में यहाँ से चुनाव लड़ने की कभी कोई इच्छा नहीं रही। जमशेदपुर मेरा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर भारी कर्ज है, उपकार है, मैं उसको चुका रहा हूँ, अभी बहुत कुछ चुकाना बाकी है। इसलिए मेरे लिए तो सर्वप्रिय क्षेत्र है जमशेदपुर पूर्वी, जहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री को हराया, मुझे जिताया। वहाँ के लोग तो कहते हैं, प्रस्ताव पारित किया वहाँ के लोगों ने कि आप क्यों धनबाद जा रहे हैं, आप मत जाइए, आपको यहीं रहना है। अखबारों ने भी छापा है इसको। इसलिए मेरी कोई रुचि नहीं रही है। अभी जो आप गोलबंदी कर रहे हैं, सीधी राजनीतिक भाषा में हम कहेंगे, अभी वोट के समय में अवसरवादिता का शिकार अगर कोई भी प्रत्याशी होता है और आप उस पर हमलावर होते हैं तो इसको हम लोग क्या समझें? क्या इसको हम सामाजिक रिश्ता का आप निर्वहन करने आए या राजनीतिक? अब मैं लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का RSS का होल टाइमर भी रहा हूँ। 8वीं क्लास में पढ़ता था 1962, तब से सिद्धांत पर चल रहा हूँ और आज भी मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अलग कर दिया, मगर मेरे नीति और मेरा सिद्धांत वही है जो संघ परिवार का है, खुलकर मैं कहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी मार्गदर्शक हुआ करते थे, जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने कहा था कि अगर उम्मीदवार के चयन में पार्टी से कोई गलती हो जाए तो हमारे कार्यकर्ता और जनता को उस गलती को सुधार देना चाहिए। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को धनबाद क्षेत्र से उम्मीदवार चयन करने में गलती हुई है, इसलिए मैंने तो सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। पुराना रिश्ता को निभाने के लिए आप इस बात को रखें, इस गलती को सुधार देना चाहिए। रिश्ते की बात नहीं है, ये उस विचार की बात है जिस पर आज हम चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसको चलने का दावा करती है। सर आपने जो फेसबुक पर ये इंटरव्यू दिया उसके बाद आपको लीगल नोटिस भी इशू किया गया। आपने उसको बड़ा आसानी तरीके से बोला कि इसको मैं कचड़े के डब्बे में फेंकने के लायक समझता हूं। तो क्या कुछ रहेगा सर 2024 का जो भाजपा का राजनीति का समीकरण वोट का बन रहा, कहीं उसमें आप हस्तक्षेप करने के लिए तो नहीं एंट्री लिए हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने एक छोटी सी पार्टी बनाई है, भारतीय जनतंत्र मोर्चा। मुझे उसका संरक्षक बनाया है। तो अब एक पार्टी बनी है तो पार्टी चाहे हस्तक्षेप करेगी, मैं उसकी मदद करूंगा। और चुनाव के मौके पर ही राजनीतिक दलों के लिए एक अवसर मिलता है। वो चाहें धनबाद से लड़ाना जिसको तय करें, मुझे तय करें, XYZ किसी को तय करें। मैं एक प्रश्न हम ऐसा पूछ सकते हैं जो कि इस मुद्दा से हटकर हो? कोई प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे आपके पास सर प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जमावड़ा होता है जहां पर आप संसद में लेकर आ सकते थे। पिछला 10 सालों के अंतर्गत आपके बगल में बैठकर माननीय विधायक सदन की कार्रवाई में उपस्थित होते थे तीनों सत्र में। उस समय आपने ये 49 केस या उस समय तक जितना केस हुआ था उसको आप क्यों सदन पे नहीं रखे? मुझे नहीं जानकारी थी। ढुल्लू महतो जी से मेरी बातचीत भी नमस्कार प्रणाम के अलावे विधानसभा में कभी भी कोई बात हुई हो ऐसा नहीं है। और मैंने जितने सवाल उठाए हैं उसमें इस तरह के कई सवाल हैं। सर ये थोड़ा सा हजम से बाहर वाला बात होता है। एक सदन में आपके बगल में बैठे हुए हैं वो, और पिछले लंबा समय तक आपको पता नहीं चला। वो भारतीय जनता पार्टी की बेंच पर बैठते हैं, मैं निर्दलीय की बेंच पर बैठता हूँ। उनके नेता बाबूलाल मरांडी को चूँकि मान्यता नहीं दिया अध्यक्ष ने, इसलिए बाबूलाल मरांडी जी हमारे बगल में बैठते हैं। तो किसी को सूंघ कर, किसी को देख कर तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। जब मैं यहाँ सक्रिय हुआ, जब उम्मीदवार हो गए, तब मुझे लोगों ने भेजा कि जब से धनबाद के सीनियर SP ने साहब 2022 में हाईकोर्ट को भेजा है कि 46 केस हैं, उसके बाद और 5 केस हुए हैं, 51 केस हुए। मुझे वे कागजात मिले
जिस पर दस्तखत था सीनियर एसपी का, तब मैंने कहा कि इतने इतने मुकदमे इन पर हैं। और सर, चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि अगर आपके पास 200 केस हो जाता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या हम इसको भारतीय संविधान का एक लेकुना मान लें, जिसका फायदा कोई भी प्रत्याशी उठाता है और खड़ा हो जाता है? हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने बनाया है, वह संविधान लचीला है। समय समय पर उसमें संशोधन हो सकते हैं, हो रहे हैं, 100 से ऊपर संशोधन हो गए हैं। इसके बारे में भी जो चुनाव है उसको लेकर संविधान के आधार पर एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 में ही बना, जिसके आधार पर चुनाव होते हैं। उस अधिनियम में भी अनेकों संशोधन हुए, 85-86 में हुआ, जब आया राम गया राम हो गया कि जीतता इस पार्टी से चला जाता उस पार्टी में, हरियाणा में संशोधन हुआ। आडवाणी जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने 1972 से 74 तक अनेकों सुझाव दिए कि इसमें इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या धनबाद से? बदल अधिनियम हुआ, उसके बाद अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने, उनके समय में आया कि 2 साल से अधिक की सजा हो जाए। धनबाद का प्रत्याशी के रूप में हम लोग आपको देख सकेंगे क्या? ये पार्टी है भारतीय जनता मोर्चा, ये मुझे तय कर दे मैं लड़ जाऊंगा। मैं उस पार्टी में हूँ नहीं, उसका संरक्षक हूँ। उसके आज प्रदेश के अध्यक्ष भी आए हैं, महामंत्री भी आए हैं, उपाध्यक्ष भी आए हैं। ये दोनों हमारे जिलाध्यक्ष हैं, एक सीनियर मार्गदर्शक इन लोगों के विजय झा जी हैं। ये 5 लोग बैठ कर तय करेंगे, जिसको तय कर देंगे लड़ेगा, मुझे तय कर देंगे मैं लड़ूंगा, कि दूसरे को तय कर देंगे वो लड़ेगा। तय करेंगे नहीं लड़ना है कोई नहीं लड़ेगा। अच्छा, सरजू राय जी, जितने लोगों को अब तक जेल भिजवाए हैं वो सारे बैकवर्ड ही हैं। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो 2-4 नाम हम लोग आज जानना चाहेंगे जिनको आपने जेल के सलाखों के पीछे भिजवाया। और भ्रष्टाचार के अंतर्गत क्या केवल बैकवर्ड ही गिरफ्त में आता है, या सरजू राय जी के गिरफ्त में, या उनके नीति और नीति के माध्यम से फॉरवर्ड का भी कोई नाम 1-2 उजागर करें? कुछ लोग जिनकी स्मृति कम होती है, इतिहास में नहीं जाते हैं, उनको जानना चाहिए कि 1980-82 में जब मैं, उस समय की जनता पार्टी थी, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, उसकी सरकार बनी थी, मैं उस जनता पार्टी का एकीकृत बिहार का महामंत्री था। सबसे पहला मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ उठाया था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बिंदेश्वरी दुबे जी और पीपी शर्मा, जो उस समय सेक्रेटरी थे कोऑपरेटिव के, उनके खिलाफ उठाया था। तीसरा मामला, उसमें कोऑपरेटिव किंग कहे जाते थे बाबू तपेश्वर सिंह, उनके खिलाफ मैंने उठाया था। और उस मामले में तो जितनी बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव संस्थाएं थी, बिस्कोमान, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब सुपरसीड हुई। और भारत सरकार में आज केंद्रीय मंत्री हैं आर के सिंह, उनको सुपरसीड करके और बिस्कोमान का प्रशासक बनाया गया। मुझसे कागजात लिए, केस मुकदमा हुआ, लंबा चला। तो 3 उदाहरण, 4 उदाहरण। अच्छा, ये भ्रष्टाचार की जब बात करें सर, थोड़ा सा लालू जी का सुन लीजिए। लालू जी मेरे अभिन्न मित्रों में से रहे हैं, और लालू जी के को मैंने भी इशारा किया था, बताया था कि ये ठीक नहीं है, मगर वो भरोसा कर लेते थे किसी पर, उस भरोसे में वो फंस गए तो जीत पर हो गया। सीबीआई में का इंक्वायरी कराने के लिए हम लोग गए। मगर जब मैं पिछले साल मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ तो एक मित्र के नाते लालू प्रसाद ने फ़ोन करके मुझे कहा, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं और हमारी पार्टी के जितने हैं कोई एक इधर उधर कर हमको बताइएगा। उन्होंने मेरा समर्थन किया। उसके बाद से मधु कोड़ा थे, मधु कोड़ा को तो मैंने 3-3, 4-4 बार लिखित रूप में, मेरी किताब है मधु कोड़ा लूटराज, उसमें सारे पत्र शामिल हैं। बड़ी प्रिय कार्यकर्ता थे। धनबाद को लेकर अभी जो प्रत्याशी एक तरफ से भाजपा हैं और दूसरे तरफ से हैं अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा देवी, अखबार में छपा हुआ किसी भी चीज़ को सरजू राय जी मानते हैं या नहीं, थोड़ा सा सर जानना चाहेंगे। कोई भी चीज़ अगर अखबार में अगर छपा है कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन की कमाई है, इसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? किसकी कमाई है? अनूप सिंह की कमाई को लेकर मुझे कोई बता दे कि अनूप सिंह की इस तरह से, अब कोई कह दे हमसे कान में और हम इसको ले उड़ें, कोई 2-4 कागजात तो दे दे। जब तक मुझे कोई सूचना मिलती है, मैं उसको संपुष्ट करता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ, अपनी तरफ से जांच करता हूँ, तब मैं उस मामले में को उठाना तो दूर, मैं उस मामले में पत्र भी तभी लिखता हूँ। मैं किसी अंदाज़ा, किसी के कहने के आधार पर कोई काम नहीं करता हूँ। आज मुझे बता दे, कल सुबह मैं प्रेस को कह दूँगा, और उनके कमाई का ये जरिया है, कोई सामने तो आए। मैं तो हूँ रात भर,
कोई आके हमको धनबाद में बता दे। सर, एक और अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। आपने कहीं भी या सूत्रों के द्वारा जो हम लोगों के तक पहुंचा कि इस बार का बैनर जो सदवी राव जी छपाएंगे उसमें 51 केस को दर्ज करेंगे और पूरे धनबाद के कोने कोने में लगवा देंगे। मैंने तब कहा था जब मुझे लीगल नोटिस भेजा भाजपा के प्रत्याशी ने, तो मैंने कहा था कि मैं अडिग हूँ, इस लीगल नोटिस को मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। इनको इतना ही शौक है तो इनके सारे मुकदमे को, कारनामे को पोस्टर बनाकर मैं जगह जगह साटूंगा। उसके बाद से तो उनका आता पता ही नहीं है। वो तो आपको तो सर बड़े अभिभावक जैसा मानते हैं, बोले कि जहाँ मिलेंगे पैर छुएंगे, तो क्या माफ़ी आपकी तरफ से रहेगा क्या उनको? नहीं, मैं कौन होता हूँ माफ़ी देने वाला? मेरे साथ उन्होंने क्या ऐसा किया है? नोटिस दिया, सब किया। तो ये तो राजनीतिक चाल कहा जाता है ना। अगर कोई टाइगर है और चुनाव के समय में टाइगर घोषणा करके मैं वेजिटेरियन हो गया, तो लोग वोट के गिनती तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद वो वेजिटेरियन रहता है कि नहीं रहता है। तो इसीलिए उन्होंने जो कहा है, जीभ से कितना कहा है, दिल से कितना कहा है, क्योंकि उसके अलावा भी उनके बयान रोज़ आते रहते हैं और अपने नज़दीक के लोगों से जिस विशेषणों से संबोधित करते हैं वो उसकी भी जानकारी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अष्टवेदी बांध के चारों तरफ में 2024 का राजनीतिक समीकरण धनबाद के अंतर्गत चल रहा, थोड़ा सा धैर्य बनाइए श्रीमान, जो कुछ भी मिलेगा 25 मई के आसपास आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। धन्यवाद।